नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथी, तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे सब लोग अच्छे हैं? हम्म। तो बेटा, मैंने सिलेबस लगभग हमारा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना। एक गद्यांश से संबंधित क्लास भी लेनी थी मुझे, ताकि आप लोगों को इस पर खुद ही मेहनत ज़्यादा करनी है। हालांकि इस क्लास का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि प्यारे बच्चे, हो सकता है हम आपको आतंकवाद के ऊपर कोई गद्य पंक्ति मिल जाए, अपठित किसी महान पुरुष के नाम पर मिल जाए, या फिर किसी विज्ञान से संबंधित कोई पंक्ति मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इस क्लास से आपको ऐसा कुछ मिले, ये मैं कहूँगा भी नहीं। और ऐसा कभी मैं कहने के लिए कभी मतलब अपनी तरफ से हिम्मत भी नहीं करूँगा। ठीक है, मिल भी सकता है भाई, नहीं भी तो एग्जामिनर के मन के ऊपर बात है, वो कौन सी पंक्ति उसे अच्छी लग जाए, कहाँ से वो उठा लाए। किसी अखबार की कटिंग उठा के ले आए, अच्छी कटिंग हो, किसी आंदोलन से संबंधित उठा ले, किसी विद्यार्थी के जीवन से संबंधित उठा ले। ठीक है ना बेटा? दीपक कुमार, जयपुर। सिलेबस मेरा कंप्लीट ही है ना। जो आपके पेपर में पूछा जाता है तो परेशान ना हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे इसमें सीआईएसएफ फायरमैन वाले हैं, जिसके लिए बेटा मैं 2-3 क्लास उनकी बनी बचती है। कौन कौन सी? तो लिंग की, एक वचन की, वो क्लास में ये डलवा दूंगा उस वाले बैच में, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, प्रिया यादव, जय हिंद भाई। योगेंद्र सिंह, गौतम, सचिन, दलवीर, सूरज, दीपक कुमार, चंद्रशेखर यादव। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपठित पंक्तियों को। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप गद्यांश पढ़ रहे हैं ना, वो कह क्या रहा है, उसका आखिर तात्पर्य क्या है, उसके ऊपर जो आधारित प्रश्न है वो आपको पढ़ने चाहिए। ऐसा अलग से कुछ नहीं सोचना चाहिए उसमें। जो भी वो कहता है उसके अनुसार ही वो आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। उस चीज पर थोड़ा फोकस अच्छे से किया करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखो गद्यांश आपके सामने है। तो गद्यांश पढ़ने से पहले आप ये जाना करो कि उसने हमसे पूछना क्या क्या चाहा है उसके ऊपर, है ना मेरे दोस्त। किसी चीज का टेस्ट आप तभी बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि टेस्ट कैसा था, खट्टा था, मीठा था। और फिर आप उस आइटम को खाएंगे, तब उसका टेस्ट का अपनी तरफ से रिजल्ट देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, मोहित यादव, खेत में बैठकर क्लास ले रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, दिए गए लेखांश का उचित शीर्षक लिखो क्या है। शीर्षक का मतलब होता है जिस पर वो सारी पंक्तियां निर्भर होती हैं, है ना। चलिएगा, फिर कहा है धरती पर कितना भाग पानी है। तो भाई ये भी हम पहचान पढ़कर ही बताएंगे, कितना भाग पानी है अभी तो नहीं पता, है ना। अब तुम कहने लोगे सर 71% पानी है, तो बेटा वो हमारी ज्योग्राफी कहती है, लेकिन हमें इसकी बात माननी है। ये क्या कह रहा है? हो सकता है ये कह दे कि पूरा 100 का 100 गुना पानी है। हरियाली किसके कारण होती है, वो आप जानेंगे। ऑक्सीजन में हमें कहां से ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है, वो हम समझेंगे, ठीक है ना। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके, अच्छा ये तो अलग अलग आ गया। तो 4 क्वेश्चन इस पर आधारित हैं, एक बार अच्छे से पढ़िएगा और फिर अच्छे से आंसर कीजिएगा। चलो पढ़ो बच्चों सब लोग। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, हालांकि जूम की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। कहते हैं जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। बिल्कुल अच्छी सी बात है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है, ठीक है। तो जल, धरती पर जल का भाग कितना बताया बेटा? 3 भाग। जल के कारण हरियाली है, और हरियाली से ही से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज अथवा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं, तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है, ठीक है ना। जल ही जीवन है और बिन पानी सब सूना है। मतलब सब कुछ सूना है, बिगर पानी के कुछ भी नहीं है। मानव की इज्जत पानी के बिगर कुछ नहीं है। अब पानी का मतलब यहां पर बेटा इज्जत मतलब पानी पीने वाले पानी से नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है तो बेटा उसका कोई जीना नहीं है, वो जी रहा है, सिर्फ काम चल रहा है, ठीक है। यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित,
प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी, मानव से खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पर मानव रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसने कहा है दिए गए लेखांश का, जो ये हमारे सामने इतना बड़ा लेखांश है, इसके अंश में से छांट कर बताइएगा कि इसका उचित शीर्षक कौन सा होगा। जल की महत्व या जल का महत्व, जल का महत्व या जाल का महत्व। तो ये तो वैसे ही गलत नजर आ रहा है शब्द। 3 आंसर में से आंसर है ना। तो बताइए बच्चों, ये भी ऑप्शन गलत है। बी और सी में से आंसर आपके सामने है, एक बार सब लोग पढ़कर आंसर कीजिए। संजय चौधरी जी बताओ, आरती, अंकित, अंकित बेटा कल क्लास क्यों नहीं हुई? इसके पीछे कारण ये था कि कल मेरा गला कुछ ज्यादा दर्द कर रहा था, जिस कारण क्लास नहीं ले पाया था मैं, है ना। फिर हमारा सिलेबस तो खत्म है ही, क्लास तो बेटा और मान लो आज हो गई, हो सकता है अब आगे को क्लास ना भी हो, कल भी हो सकती है, ले सकता हूँ क्लास, है ना। कल और एक क्लास करा दूंगा गद्यांश की, फिर उसके बाद मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल खत्म है ना, पढ़ लेना। शूर्या, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बेटा वो समान धर्म होता है, साधारण धर्म होता है। ठीक है, वाचक शब्द जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो होते हैं। ठीक है शूर्या, ठीक है ना, ध्यान से समझो चीजों को। उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता बताता है वो साधारण धर्म होता है, और सा सी से, है ना, वो मेरे बच्चों वाचक शब्द होता है जो जोड़ता है। तो आंसर नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर कितना भाग पानी है? तो आपने यहां पर पढ़ा था कि बेटा धरती पर 3 भाग जल का है, 3 भाग पानी है। ऑप्शन नंबर बी वाला प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है, 3 भाग पानी है ना। ध्यान रखना, कंप्लीट पीडीएफ बेटा डलवा दी जाएगी, परेशान ना हो। फिर कहता है हरियाली किसके कारण होती है? जल के कारण, पौधे के कारण, तालाबों के कारण, नालियों के कारण। बताओ बच्चों। अमन सिंह, जब डेट आएगी बेटा तो साइड पर आएगी, टेंशन ना लें। अकरम हुसैन, जैसे ही सिलेबस पूरा है 1-2 दिन में मैं उस पीडीएफ को पूरी कंप्लीट डलवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों जो हरियाली होती है वो भी आपने पढ़ा कि जल के कारण ही हरियाली है। ठीक है ना, यहां से आपका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक करना है। कौन सा आंसर? ए वाला। वेरी गुड, समझ में आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर बहुत कम कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है? जल से, हरियाली से, फूलों से, प्रदूषण से। तो बेटा आपने यहां पर पढ़ा था जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो मेरे बच्चों जो हमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है, तो वो ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा कि जी हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जो मिलती है हमें वो हरियाली से मिलती है, जिसके लिए बी आंसर बिल्कुल लॉक किया जाता है। बोलो बच्चों, तो ये बात आप समझ गए, इस प्रकार आपको आंसर लगाने हैं। ठीक है ना, अगले वाले गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना और आंसर देना। कहते हैं देखो अगला क्वेश्चन गद्यांश नंबर 2 है आपके सामने। ये कहता है भूषण, लेकिन इसे ना पढ़ने से पहले इसके आप क्वेश्चन पढ़िएगा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए, कौन से थे? इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है जिसका अपना अर्थ हो, तो आपसे शीर्षक पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो बेटा रस भी उनकी बातों को समझकर हम बता सकते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे, कितने सैनिक थे, कितने सवार थे, हमें नहीं पता। तो आइए बच्चों एक बार इसके ऊपर 5 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। पढ़िए मेरे प्यारे साथी, एक बार अच्छे से सब लोग पढ़िएगा। कहते हैं भूषण महाराज ने
विषय और विशेषता, नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। ठीक है। शिवाजी और छत्रसाल जैसे महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बाजीपुर धीस के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास 5 सवार और 25 पैदल थे। 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की, और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज छोड़ा। ठीक है ना। तो बात समझ में आई दोस्त? समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है सूरज, बहुत बहुत बधाई बेटा जन्मदिन की। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर अच्छे से दीजिए कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? शिवाजी छत्रसाल, औरंगजेब, वीर सिंह जूदेव। बताओ बच्चों। अमित कुमार बेटा थैंक यू किस लिए बोला जा रहा है, मुझे तो भी पता नहीं लगा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब या वीर सिंह जूदेव। बोलो बेटा, आपके सामने पूरा गद्यांश पड़ा है, एक बार आंसर दीजिए। हाँ बेटा पेड़ लगाओ, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो मेरे बच्चों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे बच्चों, शिवाजी। बेटा आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, शिवाजी। आगे फिर क्वेश्चन आता है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या हैं? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाएगा। ये एक सूर्या बेटा औरंगजेब बता रहे हो यार, तुम समझोगे क्या उपमेय और उपमान? तुम्हें अंतर ही कहां पता लगेगा यार, जब तुम सारे गद्यांश को पढ़ने के बाद औरंगजेब बता रहे हो। भाई सूर्या बताओ यार क्या कर रहे हो? तो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाता है। इसमें जो आंसर होगा, एक तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ए आंसर मेरे प्यारे साथी बिल्कुल सही है। ये 2 थी, क्योंकि इनका ना तो वर्णन यहां पर दिख रहा है आपको, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा आप अपने जो आपने जीएस पढ़ी है हिस्ट्री, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन। बताओ बच्चों शीर्षक क्या है? तो बेटा आपने इस पंक्ति को पढ़कर जवाब पाए यहां तक, तो आपने यहां पर सारी बातों को समझा कि भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता का काम लिया। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, इस गद्यांश का जो सार्थक शीर्षक होता है वो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा भूषण की बुद्धिमत्ता। ठीक है ना। तो भूषण की बुद्धिमत्ता इसमें कामयाब होती है कि उसने कितना दिमाग लगाया, कितने दिमाग से उसने कार्य को किया, किस राजा की शरण ली, उसे पता था कि यहां मेरा जीवन शांतिपूर्वक कट जाएगा। ठीक है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला भूषण काव्य का नायक चयन नहीं बेटा, ये नहीं। क्या बता रहे हैं आप सूर्य, आप गलत बता रहे हैं यार, आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा रहे, आप उसमें समझ ही नहीं रहे, उसकी बात को पढ़ ही नहीं रहे। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? तो मेरे बच्चों आपने भूषण की बुद्धिमत्ता की बात यहां पर सुनी, तो भूषण के अंदर एक क्या चीज थी? ना तो वो करुण से
करुणा थी उसके अंदर, दुख था। ना बेटा प्रेम था, ना मिलन था, ना बिछड़न था, ना वो शांत था। उसके अंदर एक वीरता का भाव नजर आता है, वीरता का भाव नजर आता है बेटा, याद रखें। ठीक है अमित कुमार, बेटा याद रखेंगे अच्छे से। तो वीरता, उसका वीर रस का भाव यहां पर आपको नजर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हर बालक देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया भी है और अच्छे से आपको इसका आंसर यहां पर नजर भी आ रहा है। चलो उसमें तो आप ये कह देंगे जी हमें रस का नहीं पता, लेकिन आपको सारा सार निकालना पड़ेगा गद्यांश का। बताओ बच्चों, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उसके पास थे 2 सवार 25 पैदल, 5 पैदल, 5 सवार 25 पैदल, या बेटा 25 सवार 2 पैदल, या मेरे बच्चों 25 सवार 5 पैदल। बताओ बच्चों। तो बेटा आप यहां पर इसका आंसर जान रहे हैं, 5 सवार 25 पैदल। तो आंसर नंबर बी वाला मेरे दोस्त आपको लॉक कर देना है। वेरी गुड, देखो स्पष्ट आंसर है। अब तो यहां किसी को यह जानने की भी वो नहीं पड़ेगी कि जी कितना है, इसमें तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ ही रहा है, आंसर दिख भी रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, बी आंसर लॉक करके आइएगा। ये बच्चों हमारा तीसरा गद्यांश है, बहुत ध्यान से पढ़ना सब लोग, इसके आंसर आप लोगों से मिलेगा। हाँ बेटा गी है, बी है गारंटी के साथ। अभी बच्चे खिलौने कहां से ले रहे थे, तो बेटा ये तो पता लग ही जाएगा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, अब भाई ये भी पढ़कर ही पता चलेगा कौन सा खरीदा उसने। हामिद के पास कितने पैसे थे, 2 3 4 1 5 जो भी होंगे। दादी के लिए उसने क्या खरीदा, तो मेरे बच्चों ये भी पता लगेगा। चिमटे को हामिद ने कितने कितने में खरीदा। तो ये पांचों प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। आइए तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा 10 से। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये कहता है सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है, सिपाही लेता है महमूद। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, नूर को वकील से प्रेम है। ये सब 2 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, कुल 3 पैसे हैं। वह मिट्टी के कमजोर खिलौनों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वे महंगे भी हैं। इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहां उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, चिमटा लेते हैं। चिमटे के बिना दादी रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। तो बच्चों, बच्चे खिलौने कहां से ले रहे थे, ये तो आप बताइए। ये सर पाठ 8 में था हिंदी की पुस्तक में। अच्छा चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी में पढ़ लिया था। चलो तो बताइए बच्चे खिलौने कहां से ले रहे थे, बाजार से, पार्क से, मेले से, या मॉल से। बोलो बच्चों। तो आंसर क्या आएगा भाई, सब लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बिल्कुल धर्मवीर, बिल्कुल डलवाऊंगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक आंसर करेंगे, मेले से खरीद रहे थे, मेले से। वेरी गुड, तो सब आंसर करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो मेरे बच्चों आपको पता है सब खिलौने, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा, सिपाही। 11 का आंसर बताएंगे मेरे बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए, सिपाही। बोलो, पायल कुमारी, गुलशन,
अर्पित, सूर्या, विनीत, अमन वर्मा, कविता परिहार, सब लोग बताएंगे बेटा। तो 11 का ए आंसर। भाई ये तो बड़ा सुंदर सा पंक्ति है, छोटी सी, से सब बता दीजिए। हामिद के पास कितने पैसे थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ऐसे ही तो बताना है आपको, पेपर में यही करना है, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। बोलो बच्चों, हामिद के पास कितने पैसे थे? 2, 3, 4, 5, 4, 1। तो बेटे बच्चों आपको पता है हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। कितने पैसे हैं? 3 पैसे। ठीक है बच्चों। ध्रुव शर्मा, गुड आफ्टरनून भाई, बड़ी लेट आए हो यार। तो मेरे बच्चों आपको पता लग गया ऑप्शन नंबर बी वाला, 3 पैसे थे हामिद के पास। ठीक है। दादी के लिए उसने क्या खरीदा? तवा, चूड़ियां, अंगूठी, चिमटा। तो बेटा आपको पता है हामिद के पास पैसे तो 3 थे कुल। उसने मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदे, वो उनमें विश्वास नहीं रखता। उसने दादी के लिए लोहे का एक चिमटा खरीदा, जिससे दादी रोटी सेकती थी, उनके हाथ जल जाते थे, उनके लिए एक चिमटा लेकर आया हो। ठीक है। तो मेरे बच्चों चिमटा, आंसर नंबर डी वाला लॉक करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों दादी का चिमटा नहीं है, चिमटे के बिना रोटी सेकते हैं, तो वो चिमटा खरीद कर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा था? बताइए बच्चों, चिमटे को हामिद ने कितने पैसे में खरीदा था? बताइए भाई। बोलो बच्चों। तो भाई 3 पैसे थे, 3 पैसे में ही उसने खरीद लिया, है ना। वेरी गुड, सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, थोड़ा बड़ा गद्यांश है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। आगे आते हैं। यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है? यह पूछा है इसने हमसे, और हमें नहीं पता भी किस पर केंद्रित है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शीर्षक बेटा वो होता है जिस पर गद्यांश की पंक्ति निर्भर होती हैं। रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है? संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? और मेरे दोस्त, रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए किन किन संकेतों का प्रयोग होता है? ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार गद्यांश को पढ़ेंगे और अच्छे से इसके आंसर करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूं, बड़ा गद्यांश है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई। छोटे के तो आंसर आपने दे दिए, अब बड़े गद्यांश की तरफ आते हैं। हाँ, कहते हैं ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव संवादों के लिए आधार स्तंभ की भांति है। संवादों की भावनाओं की रसात्मकता ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग, लयात्मकता, उतार चढ़ाव आदि के लिए संकेत होते हैं। संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए अपेक्षित होते हैं। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना जैसे संदर्भों का संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। वास्तव में रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने के कारण, है ना, श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम होने के कारण इन ध्वनि प्रभावों संकेतों के बिना
दृश्यावली स्थापित करने में कठिनाई होती है। भाई दृश्य तो दिखेगा ही नहीं, जब सुन सकते हैं रेडियो से सिर्फ। तो उदाहरण के लिए नाटक की घटना में पात्रों को किसी रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है, तो इसके लिए रेल के आने जाने, उद्घोषणा, यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वालों को शोरगुल आदि दृश्यों का सर्जन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है। और इसी प्रकार के दृश्यों के लिए इसी प्रकार की आवाजें यथा दरवाजा खुलने बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहटें, बच्चों को खेलने की आवाजें आदि का सर्जन इससे संभव है। आमतौर पर नाटक के दौरान उत्पादित ध्वनियां कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियां होती हैं। सामान्यतः रेडियो नाटक का रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होता है, अतः सभी प्रकार की ध्वनियां ध्वनि प्रभाव प्रत्यक्षतः नाटक के रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। अतः पूर्व में रिकॉर्ड की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे बच्चों, ये पंक्तियां आपने पढ़ी, बड़ा आपको फंसा भी रही हैं, थोड़ा सा आप फंसेंगे भी, है ना। चलिए, यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है? रेडियो संवादों में उत्साह, रेडियो संवादों में लायकता, या बेटा रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, या रेडियो नाटक के संदर्भ युक्ता? बताओ बच्चों, बोलो भैया। आंसर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 का। यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है? बताइए बेटा, आपका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे आंसर कीजिए एक बार अच्छे से, बताइए भाई। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार आंसर। तो बच्चों, इस अनुच्छेद का जो तात्पर्य है, जिस विषय पर यह निर्भर है, जो केंद्रित है, रेडियो संवादों में उत्साह नहीं, रेडियो संवादों में लायकता, लायमकता है ना, बोलने में थोड़ा बेटा कठिनाई हो रही है। रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, या रेडियो नाटकों की संदर्भ युक्ता। तो आंसर नंबर सी वाला जो है ना बच्चों, वो इसका सही आंसर होता है। रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत। बेटा विनीत कुमार, 20 में से 20 तो तभी आएंगे जब सारी चीजों को एकदम अच्छे से दो बार पढ़ोगे। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग, रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, संगीत संकेत, या रेडियो नाटक? बताओ बच्चों। तो मेरे बच्चों, तुम्हें पता है उसमें बताया गया कि रेडियो में सिर्फ आप ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन वो दृश्य नहीं दिखते, है ना। तो मेरे बच्चे, रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग, रेडियो नाटक लेखन की तकनीकी पहलू, या संगीत संकेत, या रेडियो नाटक? तो आंसर जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला आपका राइट होता है। रेडियो नाटक लेखन के तकनीक पहलू, ठीक है, जिसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता परिहार। बहुत अच्छा आंसर बच्चे। एक बच्चे का आंसर अभी दिखा है बस, और बच्चे सब मजा ले रहे हैं, कोई आंसर नहीं करने को राजी। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है? संवादों की रसात्मकता, दृश्यावली स्थापित करना, नाटक को प्रभावशाली बनाना, उपरोक्त सभी? बताओ बच्चों। तो बेटा एक बात सही बात है भाई, रेडियो नाटक की क्या है, सिर्फ एक संवाद दिखता है, उसमें रस होना चाहिए, उसकी दृश्यावली स्थापित होनी चाहिए, उसमें दृश्य दिखना चाहिए, नाटक को प्रभावशाली बनाना चाहिए ताकि उसमें मन लगे,
ठीक है, तो मेरे बच्चे उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी वाला लॉक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? संवादों की जीवंतता के लिए, संवादों की सार्थकता के लिए, संवादों की संदर्भ युक्तता के लिए, या उपरोक्त सभी? बताओ बेटा, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? यदि कोई भी संवाद आप कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष दिखाना, उसके सामने उसकी फिल्में दिखाना, उसको स्पष्ट करना भी जरूरी है ना? एक बात आपको बताऊं मैं, देखो एक बात सुनो, यदि आपको मैं कोई कहानी सुनाता हूं, तो आपको वो कहानी बहुत थोड़े कम समय के लिए याद रहेगी, है ना? लेकिन जब मैं उसकी आपको चित्र भी दिखाऊंगा, मैं आपको उसका पूरा मतलब एक प्योर उसका एक रूपरेखा भी दिखाऊंगा कि बेटा ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे उसका नक्शा भी दिखाऊंगा, तो आपको वह रास्ता, वह चीज बहुत अच्छे से रट जाएगी। समझते हैं ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए अच्छी सी बात यह है कि हमें उनमें जीवंतता लानी चाहिए, उनमें सार्थकता लानी चाहिए, उनका संदर्भ युक्त बनाना चाहिए उन्हें हमें, ताकि उसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस कर सके, अच्छे से जान सके। तो आंसर नंबर डी वाला मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, समझ में आई बात? प्रीतेश, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत अच्छी बात है। रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग होता है? संवाद संकेत, बेटा संगीत संकेत, दृश्य प्रभाव संकेत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपके सामने है, सभी प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा आपको पता है, दरवाजा खुलना, बंद होना, शोर मचना, सबके जो संकेत का आपको पता लगता है, आपको उसके बारे में जानकारी होती है ना? वो बेटा ध्वनि प्रभाव के संकेत से होती है, ध्वनि होती है ना, आवाज होती है, तभी तो पता लगे। कोई आपका गेट दरवाजा खुटखुटा रहा है, तो आपको तभी तो पता लगेगा भाई कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई बाहर खड़ा है, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों आंसर नंबर सी वाला। दलीप कह रहा है सर जी भैया कब दिखाओगे फिर? भाई दलीप, जब पहले आप नौकरी ले लीजिए फिर देखेंगे, ठीक है? वेरी गुड मेरे दोस्त। आइए, ये हमारा 5वां गद्यांश है, बहुत अच्छे से देखो पढ़ना है आप लोगों को, और अच्छे से इसके आंसर करने हैं सभी को, ठीक है? वेरी गुड। आइए देखो, पुनः बताता हूं बच्चों, कभी भी आपको इस प्रकार का गद्यांश मिले तो एक बात आपको याद रखनी है, आपको उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन बहुत सुंदर तरह से पढ़ने हैं कि आखिर वो हमसे जानना क्या चाहता है, ठीक है? यदि आप उस प्रकार उसको जानने की कोशिश करके फिर गद्यांश को पढ़ेंगे ना, तो आंसर देना बेटा बनता ही बनता है, कोई आपको नहीं हटा सकता आंसर देने से, है ना? और एक बात भी याद रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर पहली दूसरी पंक्ति में ही मिल जाता है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना, है ना? ज्यादा नहीं भागना पड़ता। तो इसने कहा है उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? और शीर्षक मैंने बता दिया, जिसके ऊपर सारी बातें निर्भर होती हैं, जिसके ऊपर सारी कहानी सुनाई जाती है, जिसके ऊपर सारी कहानी को रूप दिया जाता है, वो बेटा क्या होते हैं? वो प्यारे बच्चों आपके शीर्षक होता है उस बात का, है ना? समझ गए? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो भाई हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो किस भाषा में होना चाहिए, तो आप बताइए, ठीक है? विनीत कुमार बिल्कुल मिलेंगे बेटा, जल्दी से एक बार नौकरी ले लीजिए, फिर मिलने का भी मजा आया। कहते हैं ना कि वो गाना नहीं सुना तुमने, लाख छुपाएं प्यार मगर, है ना, दुनिया को पता चल जाएगा, और मिलने का मजा तो छुप छुप कर आएगा, लेकिन हम छुप छुप कर नहीं मिलेंगे, है ना? नौकरी लेकर हम उजागर मिलेंगे, सबके सामने मिलेंगे, ठीक है ना? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, तो वो हमें जानना है कि हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। हमारा जीवन बड़ा एक सिमटता हुआ जा रहा है। पहले बच्चों एक बात बताओ, पहले आप देखते थे बच्चे मिट्टी में खेलते थे,
मिट्टी में उनके पैर गंदे होते थे, वो घर आकर पैर धोते थे। पहले तुम लोग भी देखो, मैं भी अपना जीवन में पीछे का यदि याद करूं तो मिट्टी में खेलते समय पैर पूरे गंदे हो जाते थे, है ना। कहीं मिट्टी होती थी उसके घर बनाने लगते थे, है ना। बहुत सारे यार ऐसे काम थे जिससे हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन अब किसी बच्चे को मिट्टी लग जाए ना तो बेटा मम्मी से तो मम्मा हो गई हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना बच्चे, मम्मा बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते अब, है ना बेटा। पापा को तो पापा बोल देते हैं, डैडी को डेडू डेडू पेडू पता नहीं क्या 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 बोलते हैं यार वो बालक। आजकल के बालक बड़े अलग स्पेशल होते जा रहे हैं, है ना। सुबह को राम राम नमस्कार नहीं करते बच्चे, गुड मॉर्निंग कहते हैं भाई इंग्लिश के जमाने में, है ना। हमारी जो संस्कृति है बिल्कुल नष्ट होती जा रही है ना। दादी दादा को दादू बोलते हैं, इस तरह की बेटा बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे साथी, ये बात हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें थी प्रकृति से जुड़ी हुई, तो वो भी हम समझेंगे हमारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। तो आइए बच्चों एक बार इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। आओ बच्चों, कहते हैं आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, कि जो हमारी भारतीय भाषा है उसमें हमारी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, है ना, उसमें दिखने चाहिए, है ना। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित ना होकर, है ना, हमारी अपनी संस्कृति परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। समझ में आई बात बच्चों। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है। यदि हम किसी बच्चे को अपनी संस्कृति से दूर रखते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति है उससे अलग हटाकर दूसरे विदेशों की संस्कृति में जन्म दिलाते हैं, दूसरी संस्कृति से उसे रूबरू कराते हैं, तो वो गलत है। उसके अंदर अपने भारतीय ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा भारत एक ऐसा देश है जहां अभी बड़े छोटे का मान सम्मान इज्जत की जाती है। अन्यथा बड़े बड़े देशों में कोई किसी को नहीं मानता। सिर्फ माँ बाप जन्म देने का अधिकार रखते हैं, उसके बाद बच्चा क्या करता है क्या करना नहीं करता उसका कोई उन पर वो नहीं रहता, कोई औचित्य नहीं बनता, उसका जीवन उसके हाथ हो जाता है। ठीक है ना। जो नई पीढ़ी को भी भीतर से खोखला कर रहा है, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो खोखले होते जा रहे हैं। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं समसामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए, दंभ का मतलब होता है बेटा एक अहंकार, घमंड करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए, है ना। इस स्थिति को हास्यपद ही कहा जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो प्यारे बच्चे, ये आपने समझा हमारी संस्कृति को लेकर एक अध्यायांश है, तो आप लोगों को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसका आंसर दीजिए सभी मेरे प्यारे साथी। बोलो बेटा। तो उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें हमारा जो मुख्य बेटा शीर्षक होता है, जैसे जैसे हमारी संस्कृति बदली,
वैसे वैसे ही हमारे कर्म बदल गए, हमें कुछ का कुछ लगने लगा, हम भारत विदेशी संस्कृति को सीखने लगे, अपनी भारतीय संस्कृति का बिल्कुल हमने लेवल, जो हमारे अंदर एक जन्म लेती थी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो खत्म कर दी। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा क्या आप इसका आंसर देंगे राइट। कविता परिहार बच्ची का आंसर आया है सबसे पहले, चंद्रशेखर यादव जी का, अमन वर्मा, अर्पित, बहुत कम बच्चे का आंसर मिल रहा है, गलत तो ज्यादा मिल रहे हैं, सही कम मिल रहे हैं, है ना। पायल कुमारी, मोहित तोमर। तो बेटा इसका जो शीर्षक है जिस पर ये सारी बात निर्भर करी है वो क्या है। अब हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा, यदि गांव में हमारा एक छोटा स्कूल होता है ना सरकारी, तो हम वहां नहीं भेजते पढ़ने के लिए, उसे उसे हम भेजते हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए। तो भाई उसे हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताएगा कौन, वो तो इंग्लिश व्यक्ति है, इंग्लिश वाली बातें बताएंगे, है ना। तो अपना कल्चर का जानकारी, यदि कल्चर की जानकारी होनी है तो उसे बेटा हमारा शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ए वाला, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, जो बहुत ही कम बच्चों का आंसर था। अजय बेटा सी आंसर नहीं होगा भाई, ठीक है। सूरज कुमार का आया है और कविता परिहार का था। 3-4 बच्चों का आंसर मुझे दिखा है, बाकी सभी का आंसर गलत है, रॉन्ग है। सी आंसर, हमारी संस्कृति परंपरा नहीं बोलेंगे बेटा, हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित ही बातें चलें, सबसे उचित विकल्प देना है। उत्तम रॉय, बहुत बढ़िया। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, मिश्रित भाषा में, विदेशी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में। यदि हमारी जो शिक्षा का माध्यम किस भाषा से जुड़ा रहेगा ताकि हमारा जीवन का एक अस्तित्व हो, हमारे अंदर एक सभ्यता जन्म लिए रहे कि हम भारतवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, अमन वर्मा का पहला आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 21 का भाई। कविता परिहार का दूसरा आंसर है, प्रेम माझी का तीसरा आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बच्चे आंसर कीजिए भाई एक बार। नीतीश कुमार डी, अजय डी 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 डी, बिल्कुल सही बात है। हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए, भारतीय भाषा में। तभी तो हमें अपनी शिक्षा का ज्ञान रहेगा, तभी तो हम जानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, तभी तो हम उससे जुड़े हुए रहेंगे कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है। अब मान लीजिए भारत में बेटा क्या होता है, भारत एक बहुत अलग राज्य है यार। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे अंग्रेज। यहाँ पर संस्कार, यहाँ पर संस्कृति, यहाँ पर हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है, खाने से लेकर नहाना दाना सब कुछ, और कल्चरों में नहीं है ऐसा मेरे दोस्त। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। खुशहाल जीवन प्रवाह से, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, समसामयिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा पड़े हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से, या इनमें से कोई नहीं। सोचकर आंसर दीजिए एक बार बहुत अच्छे से। भाई संजय, ऐसा होता है कभी कभी छोटी मोटी त्रुटि जो होती है वो तो बेटा खत्म हो जाती है, वो तो मान लेते हैं, वो बच्चे से क्लरिकल इशू हो गया है ना, लेकिन उनको बड़ा इशू हो जाता है तो फिर तो उन्हें ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म रिजेक्ट करने का। चलो बताइए बच्चों आंसर, भी दूर जा पड़े हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी वाला आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 को प्रैक्टिस सेट, 5 अपठित गद्यांश आपने पढ़े, है ना। तो बेटा इनको आपको यही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप आंसर करें थोड़ा आंसर पर डिस्कस कर लें, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल इसकी एक क्लास और लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम सिलेबस से
टाटा बाय बाय बोल देंगे, डी एंड बोल देंगे, फिर आप लोग अपनी पढ़ाई करना। और प्रैक्टिस सेट बेटा 12 बजे रोजगार डिफेंस चैनल पर मैं करा रहा हूँ, है ना। रोज मेरे प्यारे बच्चों, रोज कराता हूँ मैं वहाँ पर 12 बजे, ठीक है ना, 12 PM। तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जरूर मिला करो, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर देने का पता लगे। और प्रीवियस पेपर जरूर देखा करो कि भाई प्रीवियस पेपर में कैसा क्वेश्चन का लेवल था, क्या क्या पूछा गया था, उसके आधार पर आप आगे भी तैयारी कर सकें, ठीक है ना। यदि आप ये सोच कर रहेंगे कि यार पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो बेटा वो पता नहीं चल सकता। आपको उसके लिए प्रीवियस पेपर देखने पड़ेंगे, उन्हीं से आपको जानकारी होती है कि पीछे पेपर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मिला था। बेटा MS CISF पूरा हो गया क्या CISF का बेटा, उसके लिए सिर्फ हमारे 2-3 टॉपिक ही हैं, जो तो लिंग एक वचन, जो क्लासें मैं आपको आपके लिए डलवा दूंगा, है ना, या फिर आपको लाइव पढ़ा दूंगा। छोटी छोटी सी क्लासें, एक एक दिन की क्लासें हैं, वो कुछ नहीं है उसमें, है ना। फिर आपका सिलेबस पूरा है। टाटा बाय बाय, टेक केयर हो जाएगी, है ना। धन्यवाद।